Hello, hi everyone. My name is Dr. Sana Khan, your biology expert, and you're watching my channel NEET Biology Unplugged. So I hope you all are doing well. So कल की जो ट्रिक आई थी, आई होप वो पसंद आई है एंड आप फटाफट से सारे एग्जाम्पल्स याद कर पा रहे हो. पहले भी हमने बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ी है, जैसे क्लोरोफाइसी की, फियोफाइसी की, फिर एक पूरा वीडियो है जहां पर किंगडम एनिमलिया की सारी ट्रिक्स हैं. देन फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे याद करना है. तो व्हाट आई एम प्लानिंग इज, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने प्लेलिस्ट में एक पूरा ट्रिक्स का प्लेलिस्ट बना लेती हूँ. तो यहाँ वहां पर मैंने जितने भी आपको ट्रिक्स बताए हैं टू लर्न द डिफरेंट थिंग्स ऑफ योर बायोलॉजी, तो वहां पर सारे एक साथ आ जाएंगे, सारे शॉर्ट्स एंड वीडियोस, एंड देन यू विल बी इजीली एबल टू गो थ्रू इट. ठीक है. सो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर. करेक्ट, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था. आज हम पढ़ने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू का इंट्रोडक्शन. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एपिथेलियल टिश्यू. बट एपिथेलियल टिश्यू पूरा स्टार्ट नहीं होगा. यहाँ पर आज हम फिर से छोटा सा लेक्चर है, बिल्कुल आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे सो दैट छोटे छोटे सेक्शन में चैप्टर खत्म भी हो जाए, आपको पता भी नहीं चले, और आप पूरा वीडियो भी देखें, लाइक भी करें, शेयर भी करें एंड कमेंट भी करें. सो एपिथेलियल टिश्यू, दिस इज द फर्स्ट टिश्यू. करेक्ट, 4 टाइप के टिश्यू पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे लेक्चर में? कौन से टाइप के पढ़े थे? सीमेन याद है, बताया था. तो 4 टाइप के पढ़े थे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड nervous tissue. So today we are going to start with the epithelial tissue. तो सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम. ये एक इन जनरल एपिथेलियल टिश्यू का हम डायग्राम बना रहे हैं. जब हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे तो हम वैसे बनाएंगे जो वो टाइप्स के डायग्राम्स रहेंगे. ठीक है. तो इन जनरल आज हम सारी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू. आई एम वेरी बैड इन ड्रॉइंग डायग्राम्स. ठीक है, आई एम वेरी बैड इन ड्रॉइंग डायग्राम्स फ्रॉम चाइल्डहुड. ठीक है, वो कला नहीं है अच्छी वाली डायग्राम्स बनाने की, बट इतना तो ठीक है, डायग्राम बन जाएगा कि आपको समझ में आ जाए. ठीक है. ये इतनी स्पेस नहीं बनानी है बिकॉज इसमें स्पेस नहीं होती है ज्यादा. See, I told you I'm not good at diagrams. एक्चुअली इतना भी आई एम नॉट बैड, बट मेडिकल में बहुत सारे डायग्राम्स बनाए. मेडिकल में बहुत आपको आपकी बुक्स में डायग्राम्स वगैरह बनाने होते हैं, बट ये इस बोर्ड पे बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है. चलो, एटलीस्ट इतना तो बन गया है कि आपको मैं इससे एपिथेलियल टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स इन जनरल समझा दूंगी. तो इसमें हम एक और एडिशन करते हैं, न्यूक्लियस. सो दिस इज इन जनरल एपिथेलियल टिश्यू. मतलब हम बेसिकली जितने भी एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जरूर मिलेंगी. ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं. तो नाउ एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, एपिथेलिया का मतलब क्या होता है? एपिथेलिया का मतलब होता है आपका लाइपोन, एंड थीलिया का मतलब होता है ग्रोथ. तो ये ऐसा टिश्यू है जो किसी और जगह पर ग्रो कर सकता है. ठीक है, सो एपिथेलिया का मतलब क्या होता है? अपॉन. एंड थीलिया का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रोथ. तो ये ऐसा टिश्यू है जिससे जो कोई और टिश्यू पे भी ग्रोथ कर सकता है. तो वो कौन सा टिश्यू होगा वो हम देखेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर. सो नाउ एटलीस्ट डायग्राम देख के आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होंगी. करेक्ट, yes or no? तो डायग्राम देख के what you can understand. Obviously if it would have been live lecture तो मैं आपको जरूर पूछती. तो डायग्राम देख के आपको सेल्स के बारे में आप क्या बता सकते हो? हम सेल्स के बारे में एटलीस्ट ये बता सकते हैं कि जो सेल्स है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है. करेक्ट, सेल्स कैसे अरेंज्ड है बेटा? कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, बिल्कुल भी जगह नहीं है ज्यादा. आपको दिख रही है देयर इज अ वेरी लेस इंटरसेल्यूलर स्पेस. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है. ठीक है, बहुत कम है. ये देखो पिंक लाइन से मैंने मार्क किया, इट इज वेरी लेस. इंटरसेल्यूलर स्पेस मतलब दो सेल के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते हैं. तो हम क्या लिखेंगे इधर पे? लेस इंटरसेल्यूलर स्पेस. लेस इंटरसेल्यूलर स्पेस. अगर कम इंटरसेल्यूलर स्पेस है तो क्या इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस बहुत ज्यादा होगा कि कम होगा? yes, it is going to be less and less intercellular substance. ठीक है, अब ये सेल्स के नीचे कुछ तो दिख रही है आपको, ब्लैक वाली लेयर, राइट?
ये सेल्स के नीचे आपको ये ब्लैक लेयर दिख रही होगी, ये देखो ये पिंक कलर जिससे मार्क किया हुआ है। तो ये क्या है? ये जो सेल्स है ये रेस्ट करते हैं एक मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये मेम्ब्रेन को हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं हम? बेसमेंट मेम्ब्रेन। हर एक बिल्डिंग जो होती है वो उसके बेसमेंट पे खड़ी होती है ना, करेक्ट? जो बिल्डिंग का जो मेन सिर है, जो उसकी बोलते हैं ना उस जिसपे वो खड़ी है, वो बेसमेंट होता है। तो वैसे ही हमारे जो सेल्स है वो रेस्ट कर रहे हैं, वो किस पे खड़े हुए हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन में। और ये जो बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये नॉन सेल्यूलर होती है। क्या होती है? नॉन सेल्यूलर मीन्स ये सेल की बिल्कुल भी बनी हुई नहीं होती है। तो किसकी बनी हुई होती है? ये बनी होती है आपकी मेड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये एक एमसीक्यू है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड कोलेजन फाइबर्स। किसकी बनी हुई है? बिल्कुल भी सेल्यूलर नहीं है। ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड कोलेजन फाइबर्स की बनी हुई है। ये एक एमसीक्यू है, ठीक है, इसे स्टार मार्क कर देते हैं। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये 2 लेयर की होती है। ये देखो ऐसे, ओके, ऐसे फर्स्ट लेयर एंड देन सेकेंड लेयर। ओके, तो इसके जो 2 लेयर्स हैं उनके नाम भी हम लिख देते हैं। यहाँ पर 2 लेयर्स की बनी होती है। तो पहली लेयर है उसको कहते हैं बेसल लैमिना। तो जस्ट एपिथेलियल टिश्यू की जो नीचे जस्ट वो पहली लेयर को क्या कहेंगे? बेसल लैमिना। और उसके नीचे वाली लेयर जो है उसको हम कहते हैं रेटिकुलर लैमिना। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कितनी लेयर की है? 2 लेयर की है, बेसल लैमिना एंड रेटिकुलर लैमिना। अब ये सेल्स के बीच में बहुत कम जगह है, मतलब बहुत ही कम जगह है, ठीक है। अब आप हो इतने और मैंने आपको इतनी सी जगह दे दी, क्या आप पास हो पाओगे? ठीक है, क्या पास हो पाओगे? पॉसिबल है कि नहीं है? राइट, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो वैसे ही यहाँ पर इतनी छोटी स्पेस है कि कोई भी ब्लड वेसल यहाँ से नहीं जा सकता। ये जगह से जो ब्लड वेसल्स है वो बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं करेगा। हम यहाँ लिख देते हैं ब्लड वेसल्स डू नॉट पेनिट्रेट। और क्यों पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है? बिकॉज जगह ही नहीं है, बहुत ही कम जगह है, वो जगह से ब्लड वेसल्स नहीं निकल सकते। इसीलिए हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू लैक ब्लड सप्लाई, मतलब उनके पास उनकी खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो इसीलिए हम उनको एवैस्कुलर कहते हैं। एवैस्कुलर मींस उनकी खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। वेरी अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। बट ये एवैस्कुलर होते हैं लेकिन इनके पास खुद की नर्व सप्लाई होती है। इनके पास क्या होती है? खुद की बहुत सारी नर्व सप्लाई होती है, इसीलिए दे हैव अ पावर ऑफ रीजेनरेशन। डैमेज होने के बाद ये फिर से फटाफट से बन जाते हैं बिकॉज दे हैव देयर ओन नर्व सप्लाई, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू के पास खुद की ब्लड सप्लाई नहीं है, तो लेकिन कुछ तो होना चाहिए ना जहां से ऑक्सीजन है, लाइक न्यूट्रिएंट्स है, वो आपके एपिथेलियल टिश्यू तक पहुंच जाए। बिकॉज सी रिमेंबर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी रिक्वायर ऑक्सीजन। ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसे वर्क करने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो हमारे हर एक अंग को, हर एक पार्ट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ पर ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी में ब्लड से ही जाता है, राइट, बट यहाँ पर तो ब्लड सप्लाई है ही नहीं। तो इसको ब्लड सप्लाई देने के लिए एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एक दूसरा टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? दूसरा टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो कौन सी लेयर होती है इसके नीचे? हमेशा कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स में दिख रहे हैं आपको कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स? कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स में बहुत जगह है, फैल फैल के पड़े हुए हैं, ऐसे लंबे लंबे बहुत जगह है। सो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स के बीच में बहुत जगह है, इसीलिए ब्लड वेसल्स, रेड से बना रही हूं, इजिली पेनिट्रेट कर सकती है। ब्लड वेसल्स इजिली पेनिट्रेट कर सकती है। एंड यही ब्लड वेसल से जो ऑक्सीजन है एंड न्यूट्रिएंट है वो एपिथेलियल टिश्यू को
डिफ्यूज होता है, सिर्फ ब्लड नहीं जा रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज हो रहे हैं टू द एपिथेलियल टिश्यू। समझ में आ गया? एपिथेलियल टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कौन दे रहा है? एपिथेलियल टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कनेक्टिव टिश्यू की जो ब्लड वेसल्स उसके जस्ट नीचे है वो दे रही है। ठीक है, वो दे रही है। तो नाउ एक एनसीईआरटी की लाइन है जो मैं आपके साथ बोलना चाहूंगी। एनसीईआरटी सेज दैट टिश्यू हैज फ्री सरफेसेस। टिश्यू के पास फ्री सरफेस है, मतलब जो ऊपर का सरफेस है, ये देखो ऊपर का सरफेस है, वो ये ऊपर के सरफेस को हम फ्री सरफेस बोलते हैं, जो कि आपके कोई बाहर के एनवायरमेंट में लाइक बॉडी फ्लूइड या कोई स्ट्रक्चर को फेस करता है। बिकॉज इसके दो पार्ट्स है ना, एक सेल के ऊपर का रीजन है, एक सेल के नीचे का रीजन। सो नीचे वाला तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रहा है, लेकिन जो ऊपर वाला है दैट इज हैविंग अ फ्री सरफेस, जो आपके आइदर बॉडी फ्लूइड मतलब जो फ्लूइड्स है उसको फेस करेगा या आउटसाइड एनवायरनमेंट। लेकिन जैसे कि आपकी स्किन, स्किन पे जो टिश्यू होता है, सॉरी या स्किन पे जो टिश्यू होता है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू एनवायरनमेंट बाहर के सरफेस को कनेक्ट कर रहे हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर जो टिश्यू होता है, ओके ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो आपका एपिथेलियम है, ये देखो ये एपिथेलियल टिश्यू है, करेक्ट। और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है। तो उसका एक सरफेस दिख रहा है आपको, उसका एक सरफेस जो है वो बॉडी फ्लूइड के तरफ है। दिस इज द लाइन ऑफ एनसीईआरटी, जस्ट आई वांटेड टू डिस्कस, बिकॉज जब बच्चे पढ़ते हैं वो लाइन तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्या लिखा है। यही लिखा है कि इसके दो सरफेसेस है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट कर रहा है, दूसरा वाला जो है वो बाहरी एनवायरनमेंट, ये देखो स्किन के जो टिश्यू है वो एक एग्जाम्पल बन गया, और या बॉडी फ्लूइड्स को फेस करता है। ये आप थोड़ा सा और पढ़ोगे इन डिटेल में जब हम नेक्स्ट लेक्चर से टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूजुअली लेट अस जस्ट वाइंड अप विद द लास्ट पॉइंट कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। ओके इसके फंक्शंस क्या होते हैं? इसका मेजर फंक्शन जो होता है वो होता है प्रोटेक्शन। ऑब्वियसली स्किन पे है, इससे ही लॉजिक आ रही है कि इसका मेजर जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन। उसके साथ साथ ये एब्जॉर्प्शन भी करने में काम आता है, बिकॉज देखो फ्लूइड की तरफ फेस कर रहा है तो एब्जॉर्प्शन तो करेगा ही। ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है, फिल्टर करने में काम आता है। फिल्टर तो हमने अभी देख लिया ना, टिश्यू से फिल्टर हो रही है चीजें, तो फिल्टर करने में काम आएगा, एंड सेक्रीशन करने में काम आएगा। तो ये सारे कुछ फंक्शंस है इन जनरल एपिथेलियल टिश्यू के, जो आप जैसे जैसे आप टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू पढ़ोगे उससे आपको और डिटेलिंग समझ में आएगी कि कौन सा एपिथेलियल टिश्यू एब्जॉर्प्शन कर रहा है, जैसे कौन सा एपिथेलियल सेक्रीशन कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू है वो सेक्रीशन करता है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पर एक इन जनरल मैंने बताया आपको कि फंक्शंस जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के वो प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, फिल्टर एंड सेक्रीशन होते हैं। ओके सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। हमने अभी तक बिल्कुल भी एपिथेलियल टिश्यू को ज्यादा टच नहीं किया है, हम बस ऐसे छू कर खा गए। ठीक है, तो हमने जस्ट सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू किया है। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. So that's all about this lecture. I hope you have understood the introduction of this tissue and you are enjoying such kind of a session where we are writing on the whiteboard and learning. So if you are liking such kind of a session, do write it in the comment box so that I'll upload more and more videos like this. Okay? So I'll meet you soon. Till then, bye. Take care. Work hard. Study hard. Study hard, babies.